Okay, today's our topic is renin angiotensin aldosterone system and target of drugs. ठीक है, तो ये वाला सिस्टम जो है इस पे बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो पहले तो हमें इस सिस्टम को समझना है फिजियोलॉजिकली। अच्छा, ये सिस्टम जनरली कब ज़्यादा एक्टिवेट हो रहा है? ठीक है, तो कुछ कॉजेज़ हैं, पहले वो पढ़ते हैं। जैसे सबसे पहला इसमें हमको जो याद रखना है वो है, मान लीजिए डिहाइड्रेशन। ठीक है, किसी वजह से डिहाइड्रेशन हो गया। डिहाइड्रेशन, अब डिहाइड्रेशन का क्या कारण हो सकता है? डिहाइड्रेशन का कॉमन कारण क्या हो सकता है? सिंपल, डिहाइड्रेशन का सिंपल कारण है, या हो सकता है वोमिटिंग हो रही हो पेशेंट को, या हो सकता है पेशेंट को डायरिया हो रहा हो। तो डिहाइड्रेशन, वोमिटिंग, डायरिया, ये कारण हो सकता है डिहाइड्रेशन का, है ना। उसके कारण रास एक्टिवेट हो सकता है। ठीक है, दूसरा कारण क्या हो सकता है? दूसरा कारण हो सकता है पेशेंट में ब्लड लॉस हो, किसी वजह से पेशेंट में ब्लड लॉस हो सकता है किसी पेशेंट को पहले से कोई क्रॉनिक बीमारी हो, जैसे मान लीजिए पेशेंट को सिरोसिस है, मान लीजिए पेशेंट को नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, मान लीजिए पेशेंट को CHF है, मान लीजिए पेशेंट को प्रोटीन लॉजिंग एंटीरोपैथी है, प्रोटीन लॉजिंग एंटीरोपैथी है। तो इन सब में क्या हो रहा है? ब्लड लॉस है तो प्लाज्मा वॉल्यूम कम हो रहा है। हो सकता है पेशेंट को सिरोसिस है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, हो सकता है CHF है, प्रोटीन लॉजिंग एंटीरोपैथी है। तो इन सब में जनरली क्या हो रहा है? इन सब में यही हो रहा है कि जो प्लाज्मा का वॉल्यूम है, जो प्लाज्मा वॉल्यूम है वो कम हो रहा है। और वो क्यों कम हो रहा है? क्योंकि पेशेंट्स में हमको थर्ड स्पेस लॉस देखने को मिल रहा है, थर्ड स्पेस लॉस देखने को मिल रहा है। तो हो क्या रहा है कि जो ब्लड वॉल्यूम है ना, प्लाज्मा वॉल्यूम कम हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? प्लाज्मा वॉल्यूम कम क्यों हो रहा है? क्योंकि जो फ्लूइड शिफ्ट देखने को मिल रहा है, फ्लूइड शिफ्ट मिल रहा है। फ्लूइड शिफ्ट कहाँ पे जा रहा है? फ्लूइड कहाँ जा रहा है? फ्लूइड इकट्ठा हो रहा है पेरिटोनियल कैविटी में, पेरिटोनियल कैविटी में जा सकता है फ्लूइड। तभी तो कहते हैं फ्लूइड अगर पेरिटोनियल कैविटी में चले गया तो असाइटिस हो जाता है पेशेंट में। तो जो ब्लड का वॉल्यूम है वो कम क्यों हो रहा है? क्योंकि वो फ्लूइड शिफ्ट हो रहा है। जो प्लाज्मा का जो वॉल्यूम है वो इसलिए कम हो रहा है क्योंकि जो ब्लड वेसल्स है उससे जो फ्लूइड है वो पेरिटोनियल कैविटी में जा रहा है। तो बॉडी में प्लाज्मा वॉल्यूम कम हो गया। प्लाज्मा वॉल्यूम जैसे ही कम हुआ, ठीक है, तो क्या हो रहा है पेशेंट में? तो हम कह सकते हैं कि पेशेंट में ब्लड वॉल्यूम कम हो गया। हम बोल सकते हैं ब्लड वॉल्यूम कम हो गया। ब्लड वॉल्यूम कम हो गया तो हमको पता है पेशेंट में बीपी कम हो गया। और बीपी अगर कम हो रहा है, ब्लड वॉल्यूम कम हो रहा है, तो पेशेंट की जो किडनी है वहाँ पे जो GFR है वो कम हो रहा है। तो मेन कल्प्रिट कौन हुआ रास को एक्टिवेट करने वाला? GFR। तो GFR कम हो गया। सबसे बड़ा फंडा क्या हुआ? GFR कम हो गया। अब GFR जैसे ही कम हुआ तो आपका जो रास सिस्टम है वो एक्टिवेट हो गया, रास एक्टिवेट हो गया। ठीक है, तो ये बेसिक फंडा क्लियर हो गया। अब ऐसा क्यों हुआ? अब क्या क्या अपने को पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं। जैसे सबसे पहला पॉइंट अपने को याद रखना है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे लीवर है, ठीक है, ये लीवर है। लीवर क्या कर रहा है? लीवर एंजियोटेंसिनोजिन बनाता रहता है, ठीक है, लीवर एंजियोटेंसिनोजिन बनाता रहता है। अब जैसे ही रास एक्टिवेट हुआ, रास एक्टिवेट हुआ तो रास में क्या होगा? जनरली किडनी कुछ तो करेगी ना। तो किडनी का क्या काम है? किडनी जो थी, किडनी पे जो जे सेल है, ठीक है, जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल है, वो एक्टिवेट हो गई। और जैसे ही जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल एक्टिवेट हुई, उन्होंने क्या किया? उसने तुरंत रेनिन नाम के एंजाइम को रिलीज कर दिया। रेनिन नाम का एंजाइम उन्होंने रिलीज करा। अब रेनिन जैसे ही रिलीज हुआ तो रेनिन ने क्या किया? रेनिन का यही काम था कि ये जो एंजियोटेंसिनोजिन है ना, इस पे जैसे ही इस रेनिन ने एक्ट किया, ये तुरंत क्या बन गया? क्या बन गया? ये तुरंत बन गया एंजियोटेंसिन 1 बन गया, एंजियोटेंसिन 1 बन गया। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं फंडा? अब एंजियोटेंसिन 1 बन गया। अब ये एंजियोटेंसिन जो 1 था, है ना, ये अब सर्कुलेशन में आ गया। ठीक है, अब जैसे लीवर है वैसे हमारे पास लंग्स भी तो हैं, ठीक है, तो हमारे ये लंग्स हो गए। अब लंग्स के पास भी एक एंजाइम है, उस एंजाइम को बोलते हैं AC। AC का मतलब हो गया एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। ठीक है, AC एंजाइम आ गया, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम।
अब एसी ने क्या किया, एसी का सिंपल सा फंडा था, उसने क्या किया, एसी ने जब इस एंजियोटेंसिन 1 पे काम किया तो इसको बना दिया, उसने क्या बना दिया, इसको बना दिया एंजियोटेंसिन 2। सिंपल, क्या बना दिया, एंजियोटेंसिन 2, ये बना के छोड़ दिया इसको। ठीक है भाई, अब तुम आराम से काम करते रहो। अब एंजियोटेंसिन 2 के तो भाई बहुत सारे काम है। एंजियोटेंसिन 2 बोलता है, बोले मैं कहाँ का काम करूँ, तो ठीक है भैया, उसको भी काम दे दिया। उसको पहला काम क्या दिया, एक काम करो, मेन दिक्कत क्या हो रही थी, बोले बीपी कम हो रहा था और ब्लड वॉल्यूम कम था, तो एक काम करो, चलो तुम बीपी बढ़ाओ। कैसे बढ़ाओगे बीपी, कुछ मत करो, तुम वसो कॉन्स्ट्रिक्शन का काम करो। तो इसको सबसे पहला काम दे दिया एंजियोटेंसिन को, वसो कॉन्स्ट्रिक्शन का। तो ये वसो कॉन्स्ट्रिक्शन कर रहा था, वसो कॉन्स्ट्रिक्शन करके इसने बीपी को बढ़ा दिया। ठीक, अब एंजियोटेंसिन 2 ने बोला और क्या काम करूँ साहब, तो बोले चलो ठीक है, दूसरा काम एक और करो। एंजियोटेंसिन 2 क्या करता है, इसका जो लेना देना होता है, ये क्या करता है, एल्डोस्टेरोन के सिक्रीशन को बढ़ाता है। ये क्या करता है, एल्डोस्टेरोन के सिक्रीशन को बढ़ाता है। ठीक है, अब कैसे, अब एल्डोस्टेरोन की कहानी तो सबको पता है, बेसिक फिजियोलॉजी। तो एंजियोटेंसिन ने एक और का, एंजियोटेंसिन जो 2 था उसने एक और क्या काम किया, उसने एल्डोस्टेरोन को बढ़ाया। अब नॉर्मली हमको फिजियोलॉजी से कुछ पॉइंट्स पता है, क्या पता है, फिजियोलॉजी से हमको क्या पता है, हमको ये पता है कि जो एड्रिनल ग्लैंड होती है, ठीक है, एड्रिनल जो ग्लैंड होती है, उस एड्रिनल ग्लैंड पे एड्रिनल कॉर्टेक्स है, एड्रिनल ग्लैंड पे एड्रिनल कॉर्टेक्स है। ठीक है, और एड्रिनल कॉर्टेक्स में जो जोना ग्लोमेरुलोसा होता है, वहाँ से मिनरलोकॉर्टिकॉइड निकलता है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड निकलता है। ठीक है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड निकलता है, और उस मिनरलोकॉर्टिकॉइड में कौन आता है, आपका एल्डोस्टेरोन आता है, एल्डोस्टेरोन आता है। तो इस एंजियोटेंसिन 2 ने क्या किया, इस एड्रिनल कॉर्टेक्स पे गया, इसको स्टिमुलेट कर रहा था, तो एल्डोस्टेरोन का लेवल बढ़ गया। क्या बढ़ गया, एल्डोस्टेरोन का लेवल ब्लड में बढ़ गया। अब एल्डोस्टेरोन अगर ब्लड में बढ़ा है तो ये तो शांति से बैठेगा नहीं, ये क्या करेगा, ये बोलेगा मैं तो मेरा काम करूंगा। तो बोले भाई ठीक है, कर ले काम तू। अब एल्डोस्टेरोन बढ़ा तो इसने क्या चालू किया, बोले मैं तो भैया सोडियम और जो पानी है उसको रीएब्जॉर्प्शन करूंगा किडनी ट्यूब्यूल से, रीएब्जॉर्प्शन कराऊंगा फ्रॉम किडनी ट्यूब्यूल से, किडनी ट्यूब्यूल से। तो बोले ठीक है भैया करा ले, हाँ पर बदले में एक और काम करूंगा। बोले क्या, पोटेशियम एंड H+ का एक्सक्रीशन भी बढ़ाऊंगा, एक्सक्रीशन भी बढ़ाऊंगा। तो बोले ठीक है साहब, अगर एल्डोस्टेरोन बढ़ रहा है तो उसने दो काम करे, सोडियम पानी को रीअब्जॉर्प्शन बढ़ाएंगे और पोटेशियम और H+ को बाहर करेंगे। तो उसके कारण क्या रिजल्ट हुआ, जब सोडियम और पानी बढ़ा तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने ब्लड वॉल्यूम को बढ़ा दिया, ब्लड वॉल्यूम बढ़ा, ब्लड वॉल्यूम बढ़ गया। ठीक है, ब्लड वॉल्यूम बढ़ा, बीपी बढ़ेगा, तो ये भी एक कारण बढ़ गया आपके बीपी बढ़ने का। तो ये वाला काम मेन हो गया। ठीक है, अब पोटेशियम अगर कम हो रहा है तो हाइपोकैलेमिया भी होगा, तो पेशेंट में हाइपोकैलेमिया वाले फीचर भी आएंगे, हाइपोकैलेमिया होगा। H+ भी कम हो रहा है तो अपन कह सकते हैं इसमें हाइपोकैलेमिया मेटाबॉलिक, ऐसे बोलते थे ना, हाइपोकैलेमिया मेटाबॉलिक अल्कलोसिस वगैरह देखने को मिल सकता है। ठीक, तो ये वाला पार्ट हमने रास के बारे में फिनिश किया कि कब क्या हुआ, तो ऐसा हुआ है ना। तो डिहाइड्रेशन था, वॉमिटिंग डायरिया हो या थर्ड स्पेस लॉस हो, मोटा मोटा यही है कि थर्ड स्पेस लॉस हो, एट द एंड ऑफ द डे GFR कम हुआ, GFR कम हुआ, रास एक्टिवेट हुआ, प्लाज्मा वॉल्यूम कम हुआ, तो रास के द्वारा उसने प्लाज्मा वॉल्यूम बढ़ा दिया। कैसे बढ़ाया, एल्डोस्टेरोन को एक्टिवेट करवा के, सोडियम पानी को एब्जॉर्प्शन करा के, बीपी कम था तो बीपी को भी बढ़वा दिया। अब हम कुछ दवाइयाँ पढ़ लेते हैं, हम कुछ दवाइयाँ पढ़ लेते हैं तो आसान हो जाएगा, फार्मा के ड्रग्स। ठीक है, तो फार्मा के ड्रग्स याद करने के लिए अपन क्या करते हैं, चलो हम एक फेमस दवाई पढ़ते हैं ना, AC इनिबिटर, AC इनिबिटर करते रहते हैं। ठीक है, तो AC इनिबिटर है, ठीक है, ये AC इनिबिटर। अब AC इनिबिटर का क्या कॉन्सेप्ट है, आप जो ये दवाइयाँ आती है जिसका एंड नाम प्रिल होता है, जैसे जैसे होती है कैप्टोप्रिल है ना, या होती है लिसिनोप्रिल, कैप्टोप्रिल या लिसिनोप्रिल होती है, तो जिनका नाम आखिरी में प्रिल में जिनका नाम खत्म होता है। ठीक है, तो जैसे कैप्टोप्रिल और लिसिनोप्रिल। ठीक है, तो प्रिल क्या करती है, इसको इनिबिट करती है, AC को इनिबिट करती है। तो अगर एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम को ही अगर तुम इनिबिट कर दोगे तो एंजियोटेंसिन 1 से एंजियोटेंसिन जो है 2 नहीं बनेगा, और एंजियोटेंसिन 2 नहीं बना तो बीपी बढ़ेगा ही नहीं। तो पेशेंट के हाइपरटेंशन में हम दे सकते हैं, बढ़िया दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। फिर हमने और क्या दवाई पढ़ी,
दूसरे नंबर पे एक और बड़ी फेमस दवाई है, क्यों ना हम ये एंजियोटेंसिन 2 तो चलो ठीक है बन गया, पर ये अगर हम इसके रिसेप्टर को ही ब्लॉक कर दें, अगर हम इसके एंजियोटेंसिन 2 के जो रिसेप्टर को ब्लॉक कर दें, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर नाम की जो दवाई होती है, एसी इनिबिटर की तो हो गई, ये तो दवाई ठीक है हमको समझ में आ गया, ये एसी इनिबिटर का ग्रुप हो गया। अगर हम एआरबी ब्लॉकर दे दें, जिनका नाम सार्टन में ख़त्म होता है, जिनका नाम सार्टन में ख़त्म होता है, जैसे पहले लिख लो सार्टन, सार्टन, ठीक है, जैसे लो सार्टन है ना, या वाल सार्टन, ये क्या कर रहे हैं, इनका क्या काम है, ये एआरबी ब्लॉकर है, मतलब एंजियोटेंसिन 2 के रिसेप्टर को ब्लॉक कर दिया। तो कॉमन सेंस समझो क्या है, अगर एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉक हो जाएगा, ब्लॉक हो गया रे, तो वसोकॉन्स्ट्रिक्शन होगा क्या, नहीं होगा, तो बीपी बढ़ेगा क्या, नहीं बढ़ेगा, तो बीपी में काम आ गई ना दवाई। और क्या किया रे, एल्डोस्टेरोन को भी नहीं निकलने दे रहा है, तो सोडियम पानी का काम कम कर दिया, तो सोडियम पानी कम हो गया तो प्लाज्मा वॉल्यूम कम, बीपी कम रहे, तो इन सब में दोनों में कार्यक्रम आ गया इसका, दोनों में काम कर रहा है कौन, एआरबी ब्लॉक कर, लो सार्टन वालसार्टन। दो दवाई समझ में आ गई, तो फिर बोलता है कि नहीं एक और दवाई बताओ। अच्छा ऐसी कोई सी दवाई है क्या अपने पास की जो इन सब पे काम नहीं करे, एल्डोस्टेरोन को ही काम नहीं करने दे, ऐसी कोई दवाई है क्या? हाँ है, कौन सी, एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट। कौन सी दवाई है, एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट। एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट में कौन सी दवाई होती है, अगर मैं आपसे कहूँ कि एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट में कौन सी दवाई होती है, तो आपको क्या याद रखना है, एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट। कि बोले ठीक है काम करते हैं ना, एल्डोस्टेरोन को ही काम नहीं करने देते हैं, ठीक है तो मत कर, अगर काम नहीं करेगा तो सोडियम पानी रीअब्जॉर्ब होगा क्या, नहीं होगा, सोडियम पानी रीअब्जॉर्ब नहीं होगा तो प्लाज्मा वॉल्यूम बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा, ठीक है। तो अपन कौन सी दवाई दे सकते हैं, दो दवाई दे सकते हैं, पेशेंट में स्पाइनोलेक्टोन दे सकते हैं, और दूसरे नंबर पे कौन सी दवाई दे सकते हैं, एपिलिरिनोन दे सकते हैं, ठीक है। तो दो दवाई हमने याद रख ली, स्पाइनोलेक्टोन, और एक और दवाई कौन सी याद रखी, एपिलिरिनोन याद रखी, ठीक है। ये क्या कर रही है, एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट है। तो हमने जो हमारा तीसरा ग्रुप था आई थिंक वो भी क्लियर हो गया, एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट में कौन सी दवाई याद रखनी है, तो हमने पढ़ ली स्पाइनोलेक्टोन और एपिलिरिनोन। वो क्या कर रही है, वो एल्डोस्टेरोन को काम नहीं करने दे रही, एल्डोस्टेरोन अगर काम करेगा नहीं तो सोडियम पानी एब्जॉर्ब होगा नहीं, सोडियम पानी रीएब्जॉर्ब नहीं होगा तो क्या होगा, आपका जो ब्लड वॉल्यूम है वो कम का कम रहेगा, बीपी में मदद मिलेगी, ठीक है, याद रखना। अच्छा एक और दवाई पढ़ लेते हैं आखिरी। अच्छा रेनिन, रेनिन के बारे में, रेनिन को मत याद बार करो यार, रेनिन के बारे में भी कुछ तो बताओ, रेनिन के बारे में। तो रेनिन का इनिबिटर की भी दवाई है, रेनिन को आप इनिबिट कर दो ना तो ये सारा कार्यक्रम ही नहीं होगा, ठीक है। तो रेनिन इनिबिटर में कौन सी दवाई देना है, सिंपल मैकेनिज्म क्या याद रखना है, किरण, जिसका नाम आखिरी में जिसमें किरण आएगा, किरण जिसमें आखिरी में किरण आएगा, ठीक है। तो उसमें अपन क्या याद रख सकते हैं, एलसी किरण और रेमी किरण, ठीक है। तो एलसी किरण और रेमी किरण ये क्या करती है, रेनिन इनिबिटर है। तो एटलीस्ट इनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन याद रखो, ठीक है, एटलीस्ट इनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन याद रखो कि एलसी किरण किस में देना है, रेमी किरण किस में देना है, रेनिन इनिबिटर। एटलीस्ट एसी एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनिबिटर के बारे में याद रखो, प्रिल जिनके नाम खत्म होते हैं। और इन सब का मेन एजेंडा क्या है, बीपी कम कर रहे हैं, प्लाज्मा वॉल्यूम कम कर रहे हैं। कंसेप्ट क्लियर हो गया कि क्यों कैसे कम कर रहे हैं, अगर आपको बेसिक क्लियर है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा। एआरबी ब्लॉकर वो भी समझ में आ गया, ठीक है। तो ये वाला हमारा टॉपिक खत्म हो गया, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम एंड टारगेट ऑफ ड्रग्स, ठीक है। तो अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब कर देना, कमेंट करना, क्योंकि इसके बाद वाला जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो आई थिंक इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस पे हम स्टार्ट करेंगे, लाइक हाइपोनेट्रीमिया पे हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ठीक है, बाय बाय।